निश्चित रूप से आज इस कृति की चर्चा में सभी लोगों ने लगभग एक स्वर में यह बात कही है कि यह जो कृति है यह अपने में अलग किस्म की कृति है और इसके लिए जागृत जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक ऐसी रचना लिखी है, एक ऐसी रचना की है जो कि अवधि की परंपरा में अपना स्थान रखते हुए भी बिल्कुल अलग है। और जितने भी अवधि कवियों के नाम अभी गिनाए गए हैं, तुलसीदास से लेकर के परेश जी, विश्वनाथ पाठक जी, और उसमें मैं रफीक सादानी का नाम भी जोड़ना चाहूँगा, सभी महत्वपूर्ण कवि हैं। लेकिन यह कृति उन सभी की कृतियों से अलग है। यदि हम सर्वमंगला को पढ़ें और इसको पढ़ें, इस कृति को, भाई माफी को, तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। और इस कविता में, इस गाथा काव्य जिसको कहा जाता है, इस कृति वृत्तात्मक कविता में भी आप देखें तो जो सामान्य इतिवृत्त की कविताएं होती हैं, आख्यान की कविताएं होती हैं, उसमें जिस तरह से आख्यान बढ़ता है उससे ये थोड़ा अलग है। आप इसके एक एक अंश को पढ़ें, एक तरफ तो ये कविताएं अलग अलग हैं और फिर मिल करके एक पूरी कृति का निर्माण करती हैं। और शायद इसे थोड़ा स्वतंत्र रूप में भी एक एक छंदों को आप पढ़ सकते हैं और ये मिल करके एक पूरे इतिवृत्त की रचना करती है। यह जो शैली है, ऐसा नहीं है कि इस शैली में रचनाएं नहीं हुई हैं हिंदी में, लेकिन अवधि में ऐसा नहीं होता है। और एक बात कही जाती है नरेशन के बारे में कि एक जो खराब नरेटर होता है वह उन सारी चीजों का वर्णन करता है जो जरूरी नहीं होती, और एक अच्छा नरेटर जो होता है वह केवल उन चीजों का वर्णन करता है जो जरूरी होती है। इस अर्थ में यदि आप इस कृति को देखें तो किस तरह से जरूरी चीजों का वर्णन किया गया है, जिससे खास तरह के भाव उभरते हैं। वे भाव अलग अलग तरह के हैं जिसकी चर्चा तमाम लोगों ने की है। और खास तौर से जब जागृत जी भी अपनी कविता का पाठ कर रहे थे तो आपने उसे साक्षात महसूस किया होगा कि किस तरह से अलग अलग भाव इन छंदों में आते हैं। महाकाव्य का एक अर्थ जो पुराना होता था वो ये होता था कि कुछ नियम थे साहित्य के, काव्यशास्त्र के, उनको जो उनका जो पालन करता था कवि, उसे महाकवि कहा जाता था। उसकी रचनाओं को महाकाव्य कहा जाता था, जो कि सर्वबंधो महाकाव्य वहां से शुरू होता था। लेकिन छायावाद के दौर में आते आते निराला जी ने जब राम की शक्ति पूजा लिखी तो ये हुआ भाई ये भी महाकाव्य है, भले इसका विस्तार उतना ज्यादा ना हो। तो सवाल विस्तार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि भावनाओं की कितनी गहराई है और उस गहराई में किस तरह की चीजों को एक कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उसमें वेदना की कितनी सच्चाई है। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे कविता का अंत कटान पर जाकर के खत्म होता है, निश्चित रूप से कटान इस कविता का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यदि आप उसे प्रतीकात्मक अर्थों में ग्रहण करें तो उसका एक अलग अर्थ भी निकलेगा। जैसे कटान के समय जो दुख है उसके साथ साथ एक ये भावना भी है कि चलो सब बराबर हो गए। जो ऊंचे थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, जिन्हें अपने धर्म पर बहुत ज्यादा घमंड था, वो भी अब हमारी तरह हो गए। इसे एक सिंबॉलिक अर्थ में भी, प्रतीकात्मक अर्थ में भी ले सकते हैं आप।
लेकिन जो कविता की वस्तु है वो केवल कटान नहीं है, कटान तो उसका एक हिस्सा है। और उसके बाद जो पेड़ बचा है, नीम का पेड़, वो नीम का पेड़ क्या है? वो एक उद्दीपक है जहां से कवि शुरू करता है। आप में से बहुत लोगों ने कविता पढ़ी होगी, उसका प्रारंभ कहां से होता है? राधा कहती है कि हे अशोक के पेड़, तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें छुआ नहीं। एक विश्वास है, आप उसे कवि का विश्वास कह सकते हैं कि जब कोई स्त्री किसी अशोक के पेड़ को एक लात मारती है तो उसके बाद वो फूलता है। तो ये मत कहना अशोक के फूल, अशोक के पेड़, कि मैंने तुम्हें छुआ नहीं। यह एक उद्दीपक है जहां से कविता शुरू होती है, अपना विस्तार पाती है। इसी तरह से इस कविता में जो नीम का पेड़ है वह एक उद्दीपक है। वह एक ऐसी चीज है जो बची हुई है। उस पूरी कहानी के बाद बस वही बचा हुआ है और वहीं से कवि शुरू करता है, कहता है कि तुम क्यों अपनी बात नहीं कह रहे हो? तुम्हें वो बातें कहनी चाहिए जो इस गांव के साथ गुजरी थी, भैया के साथ या भाई माफी के साथ गुजरी थी। तो इसे पढ़ने का तरीका भी एक ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से जो चीजें कवि कहना चाहता है वो चीजें सामने आवे। और जो ग्राम्य जगत का यथार्थ था उस दौर का, उसे भाई माफी में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक कविता हमारे साहित्य में होती थी, वो था आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, गांव का जीवन भी कितना अच्छा है, प्रकृति के करीब होता है, आदि इत्यादि। लेकिन वह जो ग्रामीण जीवन था उसकी वास्तविकता क्या थी, उसका यथार्थ क्या था, उसे हम भाई माफी को पढ़ करके जान सकते हैं। होता यह है कि हम सभी लोगों के पास अपनी स्मृतियां होती हैं और उन स्मृतियों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। वो मैं हूं, आशाराम जी हो, शिवपूर्ति जी हो या कोई भी हो, उसे अपने बचपन की स्मृतियां महत्वपूर्ण लगती हैं। इसका कारण यह है कि उस समय जो हमारी ग्रहणशीलता होती है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वो चीजों को ज्यादा गहराई से ग्रहण करती हैं और उस समय उसके जो निशान हमारे साइकी पर पड़ते हैं, हमारे मस्तिष्क पर पड़ते हैं, बहुत गहरे होते हैं। इसलिए हमें अपना पास्ट, हमें अपना खास तौर से बचपन बहुत प्रिय होता है, उसे हम याद करते हैं। अब स्मृति कहें या नॉस्टैल्जिया कहें या जो कहें, हम उसे अपनी स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। और जब कोई कवि, लेखक उस पर लिखता है तो जो उस पर गुजरी है वही वो लिखेगा। हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, जो हमें इस जिंदगी से मिला है वही हम देंगे। और जिस तरह का जीवन जागृत जी ने जिया है, और भाई माफी केवल उस गांव की कथा नहीं है, केवल जागृत जी की कहानी नहीं है, उन लाखों करोड़ों दलित लोगों की कहानी है, उन लाखों करोड़ों वंचित लोगों की कहानी है जो एक दौर में सामंती व्यवस्था के कुप्रभाव में जी रहे थे, एक दौर में सामंती व्यवस्था जिन पर हावी थी, जिन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा, जिन्हें असमानता का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो आर्थिक असमानता होती ही है और उसका दंश होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ जाति संबंधी असमानता भी, इसका भी दंश। ये सारी चीजें इस कविता में इसलिए आती हैं, इस गाथा में इसलिए आती हैं क्योंकि यह वो जीवन था जिसे जागृत जी ने जिया और जिसे वो बहुत ही सच्चाई के साथ, वैलिटी, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये तो जो शब्द सच्चाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब ट्रुथ से उतना नहीं है जितना सिंसियरिटी से है। आचार्य शुक्ल ने इसे इसी अर्थ में इस्तेमाल किया। तो इस कविता में जो सच्चाई है, जो प्रामाणिकता है,
उसको हम सभी लोगों ने किसी न किसी तरह से देखा है। ये जरूर है कि हो सकता है वो हमारा मुख्य अनुभव ना हो। जिन लोगों ने अच्छा जीवन जिया है वे बचपन की अच्छी यादों को याद रखते हैं, लेकिन जो दुख है, जो दर्द है, उसे जिसने बर्दाश्त किया है वह उसी को लिखेगा। इस अर्थ में हिंदी साहित्य में अतीत, कामना, स्मृति जो कहते हैं उसके कई रूप हमको दिखाई देते हैं। स्वप्निल जी कहते हैं आपकी कविताओं में भी पुरानी यादें, स्मृतियां हैं, और जब स्वप्निल जी स्मृतियों की बात करते हैं, अपने पुराने दिनों को, बचपन के दिनों को याद करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वे उन मूल्यों को याद कर रहे हैं जो मूल्य अब हमारे बीच नहीं बचे। पिता, माता, इस तरह के जो मूल्य जो एक दौर में बहुत महत्वपूर्ण थे, अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से जो स्मृतियां हैं हमारी, जो अतीत कामना है, उसके भी बहुत से लेयर्स हमको दिखाई देते हैं, हिंदी साहित्य में ही और विश्व साहित्य में दिखाई देते हैं। एक तो वह कि हम किसी खोई हुई बात को, किसी खोई हुई चीज को जो बीत गई है, जो बहुत पहले घटित हुई है, उसे याद करते हैं, उसे लिखते हैं। ये केवल स्मृति को याद करने वाली बात है, स्मरण वाली बात है। लेकिन उसके बाद अतीत कामना का एक पक्ष ये भी होता है कि हम उसके द्वारा अपने समय की, यानी वर्तमान समय की आलोचना कर रहे होते हैं। जो चीजें पीछे थी, मूल्यवान थी, वो अब हमारे पास नहीं है। और तीसरा ये भी है जो आचाराम जागरण जी के साथ मिलता है कि हम उस दंश को, उस पूरे समाज का जो एक स्वरूप था, उसे हम आपके सामने, अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भविष्य हो वो ऐसा न रहे। जो असमानता हमने झेली है, पिछली पीढ़ी ने झेली है, वो असमानता आने वाली पीढ़ी न झेले। जो आर्थिक विषमता जागरण जी ने झेली है, वो चाहते हैं आगे आने वाली उनकी पीढ़ी, आगे आने वाले उनके समय में ये चीज न रहे। इस अर्थ में यह अतीत कामना का या स्मृति का, जो भी कह लें, अगर आपको अतीत कामना से बहुत दिक्कत है तो स्मृति कह लें, स्मृति का ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है।